हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स नंबर 205 जो कि है हिंदी शिक्षा इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है हम हिंदी भाषा शिक्षण इसके अंतर्गत जो है हम आज इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वह हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये है हिंदी भाषा शिक्षण, तो यहाँ हम बात करें हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांतों के बारे में, जिनके बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना गया है। ध्वनि से लेकर शब्दों को सीखने, उनका उच्चारण करने, उन्हें शुद्ध रूप में उच्चरित करने एवं वाक्य निर्माण करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को भाषा शिक्षण कहा जाता है, या ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती है। विद्यालय में जो एक बच्चा है, जब वह विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को जो है अभिव्यक्त करने में सक्षम हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार में, अपने सामाजिक वातावरण में पलता बढ़ता है। कब? स्कूल आने की आयु से पहले। तो वहाँ पे जो है वो कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, संप्रेषण करना, विचारों का आदान प्रदान करना, भावों, विचारों और अनुभवों को समझने में सक्षम हो चुका होता है। वह ये किस प्रकार से सीखता है? अनुकरण के द्वारा। बड़े जैसा कहते व करते हैं, वह उसे देखकर सीखते हैं। इसके आधार पर ही ये कहा गया है कि बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उससे पहले ही वह जो है भावों, विचारों, अनुभवों आदि को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो चुका होता है, परंतु उसका ये भाषाई ज्ञान विस्तृत या पूर्ण नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शब्द भंडार सीमित होता है तथा वह भाषा के लिखित रूप से भी प्रायः अपरिचित होता है। उसका वाक्य विन्यास भी त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। इसलिए विद्यालय में भाषा शिक्षक, अब ये भाषा शिक्षक हिंदी भाषा शिक्षक भी हो सकते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षक भी हो सकते हैं और अंग्रेजी भाषा शिक्षक भी हो सकते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षक उसे भाषा के विभिन्न तत्वों से, जो उसके बुनियादी तत्वों हैं, उनसे परिचित कराने, उसे व्याकरण सम्मत एवं मानक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए भाषाई ज्ञान प्रदान करता है। या यूं भी कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षक उस भाषा का उसे व्याकरणिक ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त भाषा के लिखित रूप का अपना अलग महत्व है, जिससे प्रायः बालक अपरिचित ही होता है। और वे इससे परिचित कैसे होता है? अपने भाषा अध्यापक के द्वारा। भाषा शिक्षण में प्रायः जो है साहित्य की विभिन्न रचनाओं, जैसे कि कविता, कहानी, नाटक, निबंध, गद्य, पद्य, लेख, इन सब की सहायता ली जाती है, क्योंकि इनमें अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों, भाषा के विभिन्न प्रयोगों के साथ साथ उस भाषा भाषी समाज की संस्कृति, परंपराओं आदि का भी समावेश होता है। क्योंकि कविता की रचना की प्रक्रिया कुछ अलग है, इसके नियम सिद्धांत कुछ अलग है, कहानी के अलग है, नाटक के अलग है और निबंध के अलग हैं। तो ये सब चीज़ें एक भाषा शिक्षक के द्वारा एक बालक को विद्यालय में आने के उपरांत ही सीखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण वह शिक्षण है जिसके द्वारा बालक के विभिन्न भाषाई कौशलों का, अब उसके विभिन्न भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये चार मुख्य कौशल हैं किसी भी भाषा कौशल को सीखने के लिए। उसकी चिंतन शक्ति की, उसकी अर्थात बालक की चिंतन शक्ति की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली एवं सुबोध बनाया जाता है तथा उसे अपने भावों आदि को स्पष्ट व लिखित रूप में प्रकट करने में सक्षम बनाया जाता है एक भाषा शिक्षक के द्वारा। तो यदि हम बात करें किसी
भाषा की, तो उसका संपूर्ण विस्तृत व शुद्ध ज्ञान जो है एक बालक को विद्यालय परिवेश में एक भाषा शिक्षक के द्वारा ही प्रदान की जाती है, या एक अध्यापक के द्वारा ही वह जो ये ज्ञान प्राप्त करता है या कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो भाषा शिक्षण है, कि भाषा शिक्षण क्या होता है। अभी जो हमने जिस बारे में चर्चा की, क्या होता है, क्यों, क्या इसके लिए ज़रूरी है, किसके द्वारा ये संभव हो पाता है, इस बारे में जो है हमने एक छोटी सी चर्चा की। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, कि भाषा तो हमें सीखनी है, लेकिन भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं, या किन किन सिद्धांतों का पालन करने पर ही जो है भाषा शिक्षण प्रदान या प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इस पर भी बात करते हैं। बालक, जैसे कि हमने बात की, बालक परिवार में रहकर अनुकरण के द्वारा नकल करके और बार बार उस चीज़ को करके भाषा सीखता है, परंतु विद्यालय में उसे केवल अनुकरण की प्रक्रिया के द्वारा भाषा नहीं सिखाई जाती है, बल्कि विद्यालय में भाषा शिक्षक को भाषा के शिक्षण अधिगम हेतु कुछ विशेष प्रयास कराने होते हैं बालक को, तथा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा विद्वानों ने पर्याप्त चिंतन करने के बाद भाषा सीखने व सिखाने के लिए कुछ विशेष नियमों को आवश्यक माना है, और इन्हीं नियमों को जो है आगे चलकर भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। और आइए अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है पहला सिद्धांत है वह है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। जब तक बालक के मन में भाषा सीखने की रुचि नहीं होगी, तब तक वह भाषा सीखने के लिए गंभीर प्रयास या सीरियस नहीं होगा। भाषा शिक्षण के द्वारा बालक को केवल भाषाई ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि उसके चारों भाषाई कौशलों, और चार भाषाई कौशल हमने कौन कौन से कहे? सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। चारों भाषाई कौशलों का विकास करके उनके प्रयोग में सक्षम में भी बनाया जाता है, कि विकास, वह चारों भाषाई कौशलों का भी विकास करके और उनके विकास करने के साथ साथ उनके प्रयोग में भी सक्षम हो सके। यदि बालकों में किसी चीज़ को सीखने के लिए रुचि नहीं है और ना ही उनमें कोई अभिप्रेरणा है, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता है सीखने के लिए, तब तक वह जो है किसी भी भाषा का शिक्षण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे पहला और मुख्य सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। फिर है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब तक किसी भी कार्य को सीखने के लिए हम सक्रिय रूप से क्रियाशील नहीं रहते हैं, तब तक उस चीज़ को हम सीखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, या उतनी बेहतर तरीके से हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बालक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, वे निष्क्रिय बनकर तथा मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते। अतः भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक अधिक से अधिक सक्रिय हो। यदि वह बालक कक्षा में निष्क्रिय होकर बैठा रहेगा, तब शिक्षा व भाषा दोनों के प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बात की कि बालक को मोटिवेट किया जाना चाहिए, अभी प्रेरित किया जाना चाहिए, अभी प्रेरणा उससे प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? ताकि उसमें रुचि पैदा हो सके, और यदि उसमें रुचि पैदा होगी भाषा शिक्षण के लिए, किसी भाषा की शिक्षण व्याकरणिक ज्ञान के लिए, तभी जो वह है क्रियाशील रह पाएगा उस कक्ष अधिगम प्रक्रिया में। अगला है आपका अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम के अंतर्गत अब हम बात करते हैं कि भाषा हमने सीख ली है, क्रियाशील भी रहना है, और उसके बाद क्या है, उसका अभ्यास किया जाना चाहिए, अभ्यास उसका होना चाहिए। भाषा अपने आप में जो है कला है, फिर भले ही उसमें वैज्ञानिकता के गुण हो या ना हो। विज्ञान जहाँ समझने की वस्तु है, वहीं कला का संबंध जो है अभ्यास से है। देखिए, कला का सीधा संबंध जो है वह होता है अभ्यास से। सतत अभ्यास से किसी भी कला में कुशलता प्राप्त की जा सकती है।
क्योंकि भाषा भी एक कला है, भाषा शिक्षण भी एक क्या है, कला है। इसलिए भाषा शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाने के लिए उसमें अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषाई ज्ञान के प्रयोग के लिए उसे अभ्यास करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। एक अध्यापक के द्वारा बालक को जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, यदि उसे हम अभ्यास में नहीं लाएंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान जो है हम में स्थिर रूप से नहीं रहता है। वह कुछ समय के लिए ही ज्ञान हम में रहता है और उस तदोपरांत वो ज्ञान जो है समाप्त हो जाता है या वह ज्ञान जो है धुंधला पड़ने लग जाता है। अगला है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये बात जैसे निर्विवाद है कि सभी व्यक्तियों में बौद्धिक, तार्किक, मानसिक क्षमताएं समान नहीं होती हैं। सभी के समझने, करने, सोचने, ये सब शक्तियाँ जो हैं अलग अलग रूप से पाई जाती हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे उदाहरणों, यदि हम भाषा शिक्षण की बात करें और भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम व्यक्तिक भिन्नता की बात करें, तो इसके लिए शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे उदाहरणों, दृष्टांतों, तुलनाओं, शब्दों आदि का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें सभी विद्यार्थी सहजता से, बहुत ही सरलता के साथ समझ सके। जो बच्चे उदाहरणों से ना समझ पाए वह दृष्टांतों से समझ सकें, और जो बच्चे उदाहरणों और दृष्टांतों से भी ना समझ पाए वह तुलना के द्वारा समझ पाए। तो ये अलग अलग विविधता जो है लाई जानी चाहिए एक भाषा अध्यापक के द्वारा भाषा शिक्षण के अंतर्गत। और उसी शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए ताकि उसकी शिक्षण विधियों से मंदबुद्धि विद्यार्थी भी अपेक्षित व्यवहार करने में या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने में सक्षम हो सके। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है, सभी में ये भिन्नता पाई जाती है। यही बात है विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। एक कक्षा में एक विद्यार्थी की लिखावट बहुत सुंदर है तो वहीं तो दूसरे विद्यार्थी की लिखावट जो है बहुत ही खराब है। एक बच्चा बहुत ही सुंदर सुडोल और साफ सुथरा लिखता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी जो है बहुत ही भद्दा लिखता है। कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं तो दूसरे बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, मेधावी होते हैं। तो ये भिन्नताएं जो हैं प्रत्येक कक्षा में पाई जाती है। लेकिन भाषा शिक्षण के अंतर्गत जब ये भिन्नताएं पाई जाती हैं तो निम्न प्रकार से, जैसे हमने बात की उदाहरणों, दृष्टांतों, तुलनाओं और नए नए शब्दों के उपयोग के द्वारा बच्चों को, बालकों को भाषा शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर है आपका अगला अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जो है अभ्यास के सिद्धांत से बहुत संबंधित है। कैसे? वो ऐसे, अनुकरण करना बाल स्वभाव का अभिन्न अंग है। बच्चे जो हैं बड़ों को देखते हैं, उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं और उसे बार बार करने का प्रयास करते हैं। घर के परिवेश में रहकर बालक अनुकरण द्वारा ही भाषा ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। कैसे? पहले उसकी घर के परिवेश से संबंधित लोग बोलते हैं, फिर वह शब्द बोलने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, अभी प्रेरणा दी जाती है, तभी वो उससे बोलकर प्रयास करके प्रैक्टिस करके जो है बोल पाता है। उसी प्रकार से जो है घर के परिवेश में रहकर बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषाई ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी इसी मनोवृत्ति के आधार पर जो है भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है। भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले वह जो है खुद शुद्ध व आदर्श उच्चारण प्रस्तुत करे तथा बालक को उस आदर्श उच्चारण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार से जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी बलाघात, आरोह अवरोह, कविता पाठ आदि के आदर्श वाचन प्रस्तुत करने के उपरांत अनुकरण के द्वारा विद्यार्थी को इन भाषाई तत्वों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कहने का भाव ये है कि एक अध्यापक को पहले कविता, पाठ, इन सब का उच्चारण करना चाहिए, कहाँ पे कितना रुकना है, कहाँ पे स्वर का स्तर जो है कम करना है, ऊंचा करना है। उसके उपरांत जो है विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार से बोलने के लिए अनुकरण के द्वारा
वह सीखने के लिए, बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उनमें रुचि जागृत की जानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी सक्रिय भागीदारी भाषा शिक्षण में दें। अगला है आपका शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। जब भी हम किसी कक्षा को पढ़ाते हैं तो हम विभिन्न शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। कहने का भाव है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। कहने का भाव है पहले बच्चों को जिन चीज़ों का उनको ज्ञान है, ज्ञात चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद धीरे 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 उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें अज्ञात, जिसका उन्हें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। शुरुआत जो है उनकी सक्रिय भागीदारी व रुचि को बनाए रखते हुए की जानी चाहिए। उसके बाद जो है कठिन खंडों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो है शिक्षण सूत्र होते हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत। फिर है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम की अगर हम बात करें तो बालक परिवार के परिवेश में अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने का प्रयास करता है। वह सबसे पहले एक शब्दीय वाक्य का प्रयोग करना सीखता है। अब आप बोलेंगे एक शब्दीय वाक्य क्या है? जैसे एक बच्चा है, जब वह बोलना शुरू करता है तो वह बोलता है माँ, पा, और जैसे कि बच्चा पा शब्द का उपयोग करता है तो उसका अर्थ होता है मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी दो। तो उसकी अभिभावक जो हैं उसके पा शब्द के उच्चारण से ये समझते हैं कि बच्चे को प्यास लगी है, वह पानी मांग रहा है। तो इसे कहा जाता है एक शब्दीय वाक्य, जिसका प्रयोग करना वह सीखता है। ठीक है। निश्चित अनुपात व क्रम का सिद्धांत भी इसी मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। जिस प्रकार से हमने बात की कि भाषा को सीखने का क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और भाषा को जो है हम किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने के अपेक्षा या की तुलना में सुनकर और बोलकर उसका अभ्यास करके जो है जल्दी सीखते हैं। तो ये अनुपात और क्रम जो है बना रहना चाहिए किसी भी भाषा शिक्षण के लिए। जब आप यदि हम बात करें हिंदी भाषा शिक्षण के ज्ञान की या इसके सिद्धांतों की, तो यहाँ पे भी ये सिद्धांत जो है अपना अहम भूमिका निभाता है। फिर बात करते हैं बोलचाल का सिद्धांत। कुछ लोग जो हैं इसे बोलचाल का सिद्धांत कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे जो है वार्तालाप का सिद्धांत कहते हैं। वार्तालाप का अर्थ है बोलचाल या बातचीत। भाषा शिक्षण में वार्तालाप का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पढ़ने व लिखने की अपेक्षा बोलने से भाषा को अधिक शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को वार्तालाप के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने। जो भी भाषा शिक्षण है उसे प्रशिक्षु को पहले बोलना सिखाया जाता है, ना कि उसे पहले उसे लिखना सिखाया जाता है, ना कि उसे पहले पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, उससे पहले बोलना सिखाया जाता है कि उसे उच्चारित कैसे करना है, उसके उपरांत उसे लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। और ये इस प्रक्रिया के द्वारा बोलचाल या बातचीत या वार्तालाप के द्वारा जो है सीखने वाला जल्दी सीखता है। फिर है चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में अनेक साहित्यिक विधाएं जैसे कि कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत आदि ऐसी और गद्य पद्य खंड की रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी कई रचनाओं को क्यों किया जाता है? क्योंकि साहित्यिक रचनाओं की अपनी विशिष्ट भाषा शैली होती है। किसी पाठ्य विषय को आवश्यकतानुसार उदाहरणों, दृष्टांतों आदि की सहायता से स्पष्ट करना अधिक सरल रहता है और समझने वाला भी उसे अधिक सरलता के साथ समझ पाता है। ऐसा चयन करने से बालकों के मन में जटिल पाठ्य विषयों के प्रति भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है।
कि जैसे हमने बात की कि पहले सरल चीज़ों को, ज्ञात चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद जो है कठिन या अज्ञात चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। और बड़े बड़े जो पाठ हैं, गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, उन्हें जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए और उन्हें छोटे छोटे खंडों में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया जो है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया जो है, विद्यार्थी के लिए बोझिल ना हो, बल्कि वह उसे पूरी रुचि के साथ प्रेरित होकर और सक्रिय भागीदारी के साथ सीखें और पढ़ें। फिर है आपका विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत में जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, विभाजन के सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले शिक्षक को पाठ्यक्रम को विभाजित करना चाहिए। जैसे कि हमने चयन के लिए बात की कि हिंदी की विभिन्न विधाओं का चयन करना चाहिए, वैसे ही ये विधाएं कई बार जो है हिंदी भाषा शिक्षण की विधाएं जैसे जीवनियाँ, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए जो है इन्हें खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम को पद्य खंड व गद्य खंड में विभाजित किया जा सकता है। इन भागों में से भी उसे सरल व कठिन पाठों को पुनः विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार विभाजन का सिद्धांत शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के दृष्टिकोणों से उपयोगी सिद्ध होता है तथा साथ ही इस सिद्धांत का पालन करते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। तो खंडों में पढ़ाया जाना चाहिए विभाजित रूप में। लास्ट है आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी विभाजन किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है, शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जा रहा है, उन सब क्या जो है पुनरावृत्ति होनी चाहिए, रिपीटिशन होनी चाहिए, ताकि बच्चा उन्हें बार बार जो है करके सीखे। जैसे इसी के अंतर्गत हमने बात की, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करी, तो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत भी जो है कुछ विद्यार्थी एक बार में ही समझ जाते हैं, कुछ विद्यार्थी 2 बार में समझते हैं, कुछ विद्यार्थी 3 में और कुछ विद्यार्थी चौथी बार में। तो पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थी भी जो है, मंदबुद्धि बालक भी जो है सक्रिय और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ सीख सके। किसके द्वारा? पुनरावृत्ति के द्वारा। जो भी विधियाँ अपनाई जाए उनकी पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ें, समझें और उसे उपयोग में लाने में सक्षम हो सके। क्योंकि कुछ ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं चीज़ों को पहली बार में ही समझने में, कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुनरावृत्ति के सिद्धांत के महत्व को महसूस किया जाता है। इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के इन सामान्य सिद्धांतों का पालन करके कोई भी शिक्षक बालकों के सभी भाषाई कौशलों का समुचित विकास कर सकता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और सफल रूप में, शुद्ध रूप में जो है बालकों को हिंदी भाषा शिक्षण प्रदान कर सकता है। उसके व्याकरणिक आधार का, बुनियादी आधार का या व्याकरणिक ज्ञान जो है उन तक पहुंचा सकता है।